मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टू चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सोशियोलॉजी का, समाज शास्त्र का, आपके सामने जो पेपर देखने को मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की समझ। कौन सा पेपर होता है? भारतीय समाज की जो समझ है उससे संबंधित आपके सामने जो पेपर देखने को मिलेगा, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आपको क्या करना है भाई, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना है। 40,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है। सारे बच्चे उस सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसको पूरा कर दो। जो जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको फ्री में पीडीएफ देखने को मिल जाएगी सब्जेक्ट की। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको जरूर से जाकर ज्वाइन कर लेना। वहां पर फ्री में पीडीएफ वगैरह मिल जाती है आपको। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। इस क्लास के अंदर अपन तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहले भाई, आपके जो क्लास है, जो पेपर है, उसका जो सिलेबस क्या रहने वाला है, समझ में आ गया। फिर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आपका, एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, प्लस टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या देखेंगे, टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपन देखने वाले हैं। तो ये तीन चीजें आपको अच्छे से देखेंगे, सिलेबस को, एग्जाम पैटर्न को और टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अपन देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मैं पेपर की बात करूं, आपके सामने पेपर कितने नंबर का होगा, तो आपका आजकल जो पेपर है, चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो और चाहे आप नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, सबके लिए एक सेम पेपर आता है। क्या आता है? एक कॉमन पेपर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एक आपको कॉमन पेपर आपका देखने को मिलता है। समझ में आ गया? कॉमन पेपर आपको देखने को मिलेगा। कॉमन पेपर कितने देर का होगा भाई? 3 घंटे का होगा। कितनी देर का होगा भाई? 3 घंटे का आपके सामने एक कॉमन पेपर है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया? अब 3 घंटे के अंदर आपका जो पेपर है वो 120 नंबर का होता है। कितने नंबर का होगा भाई? 120 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको 48 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। कितने नंबर? 48 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। अगर और 48 से ज्यादा 150 या 100 नंबर का देखने को मिलता है तो जितने नंबर का देखने को मिले उसका 40% निकाल लेना, उतने नंबर आपको पास होने के लिए उस परीक्षा के अंदर चाहिए होते हैं। अब 120 नंबर का पेपर तो होता है, लेकिन वो पेपर बटा हुआ कैसे रहता है, किस पैटर्न में बटा रहता है, उसके बारे में अपन देखते हैं। आपका पेपर वो 3 भागों में बटा रहता है। सबसे पहले आता है पार्ट नंबर ए। क्या आता है? पार्ट नंबर ए आता है, खंड ए आता है, पार्ट ए। खंड ए की अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्रत्येक यूनिट से क्या होता है, पर यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से आपके सामने तीन क्वेश्चन आपके सामने लगभग देखने को मिलते हैं। तो इसी हिसाब से आपके सामने 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलते हैं। 3 क्वेश्चन का कोई क्राइटेरिया जरूरी नहीं है, लेकिन 10 क्वेश्चन आपके सामने प्रत्येक यूनिट, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक यूनिट से प्रश्न पूछा जाता है। समझ में आ गया? लगभग अगर प्रश्नों की पूछा जाए कैसे प्रश्न आते हैं, परिभाषा, परिभाषा का प्रश्न, कोई सिद्धांत का प्रश्न, कोई ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, कोई बुक का नेम, किताब का नाम, इस प्रकार से आपके सामने जो प्रश्न है वो लगभग देखने को मिलते हैं। परिभाषा का, सिद्धांत का, कोई किताब वगैरह का जो नाम है वो अक्सर देखने को मिलता है। या कोई शिक्षाविद हो गया, कोई इतिहास, कोई वैज्ञानिक हो गया विषय से संबंधित, उसने अगर कुछ आपके सामने उसका नाम पूछ लिया जाता है। समझ में आ गया? अगर प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करूं तो इस प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो आपको 20 वर्ड्स में बनाना होता है। कितने शब्दों में बनाना होता है? 20 शब्दों में आपको उनका सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने शब्दों में? 20 शब्दों में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। 20 से 30 शब्दों में। 20 से 30 शब्दों का अर्थ क्या होता है? 3 से 4 लाइन में। क्या होता है भाई? 3 से 4 लाइनों में आपको इनका सॉल्यूशन है वो सेक्शन ए का बनाना होता है, जिसके अंदर आपके सामने कुल कितने नंबर होते हैं भाई? 20 नंबर। 20 नंबर का आपके सामने जो सेक्शन ए है वो देखने को मिलता है। चलिए भाई, अगले वाले सेक्शन की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, अगले वाले सेक्शन के अंदर आपके सामने पार्ट बी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? खंड बी देखने को मिलता है, जिसके अंदर पर यूनिट से एक एक प्रश्न आता है। पर यूनिट से एक एक प्रश्न आता है। तो आपकी 4 यूनिट से कितने क्वेश्चन हो गए? 4 प्रश्न हो गए। उसमें से कोई 2 प्रश्न, उसमें से कोई 2 क्वेश्चन जो आपको बढ़िया लगते हैं, उन 2 क्वेश्चनों को आपको करना होता है।
क्या होता है, सेक्शन बी के अंदर प्रत्येक यूनिट से एक एक पर्सन आता है, इस हिसाब से यूनिट फर्स्ट से एक, यूनिट सेकंड से एक, यूनिट थर्ड से एक और यूनिट फोर्थ से एक, 4 पर्सन हो गए। उन 4 में से कोई 2 क्वेश्चन, क्या हो गया, कोई 2 क्वेश्चन जो आपको बढ़िया लगे वो 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से करने होते हैं। सॉल्यूशन की बात करूं, कितने शब्दों में इनका सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन आपको 150 शब्दों में, 150 शब्दों में आपको इनका सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। कितने शब्दों में, 150 शब्दों में। 150 शब्दों का अर्थ क्या होता है, आगे पीछे का एक और दूसरा आधा, एक 1.5 पेज आपको भरना होता है। समझ में आ गया। और कोशिश करना जब इनका सॉल्यूशन बनाओ तब आपके सामने पॉइंट वाइज उत्तर लिखो भाई। कैसे लिखो, पॉइंट वाइज आपके सामने उत्तर लिखने का प्रयास करो। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें, आपके सामने सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण, आपके सामने सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, समझ में आ गया, सेक्शन सी। कौन सा, पार्ट सी। पार्ट सी की बात करो, आपके सामने यहां पर प्रत्येक यूनिट से, पर यूनिट के हिसाब से 2-2 पर्सन आते हैं। क्या आते हैं, यूनिट फर्स्ट हो गई, चाहे सेकंड हो गई, चाहे थर्ड हो गई, चाहे 4 हो गई, इससे 2-2 पर्सन आपके सामने देखने को मिलते हैं। पर यूनिट फर्स्ट से भी 2 आते हैं, यूनिट सेकंड से भी 2 आते हैं, यूनिट थर्ड से भी 2 आते हैं और यूनिट 4 से भी 2-2 पर्सन आपके सामने देखने को मिलते हैं। उन 2 में से आपको एक एक पर्सन करना होता है। क्या करना होता है, उन 2 में से कोई एक एक पर्सन आपको चूज, यूनिट फर्स्ट से 2 पर्सन है उसमें से एक पर्सन आपने चूज कर लिया, यूनिट सेकंड से 2 पर्सन है उसमें से एक चूज कर लिया, इस हिसाब से आपको 4 क्वेश्चन चूज करने होते हैं। कितने क्वेश्चन चूज करने होते हैं, 4 क्वेश्चन चूज करने होते हैं। करने के लिए आपको प्रत्येक पर्सन का सॉल्यूशन आपको 300 शब्दों में बनाना होता है। कितने शब्दों में बनाना होता है, 300 शब्दों में आपको इनका सॉल्यूशन है वो बनाना होता है, जिसका अर्थ है कि लगभग आपको 2.5 पेज में सॉल्यूशन बनाना है। कितने पेज में, 2.5 पेज में। आगे पीछे का एक पेज, दूसरा आगे पीछे का, तीसरा आधा पेज, आपको लगभग 2.5 पेज में आपको इनका सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। समझ में आ गया। काफी बच्चों का सवाल आता है, सर हम कितने पेज भरें ताकि हमारे अच्छे नंबर आए, तो लगभग अगर 17 से ज्यादा पेज भर देते हो, कितना, 17 से ज्यादा अगर आप पेज भर देते हो तो इनफ है भाई आपकी एग्जाम के। चलिए आपके, अगर आपके सामने बात करें अपन यूनिट फर्स्ट की, तो सिलेबस देखेंगे आप यूनिट फर्स्ट का सिलेबस, फिर टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी देखेंगे। सबसे पहले सिलेबस बता दूं आपको। यूनिट फर्स्ट में भारतीय समाज का दर्शन, जो हमारा भारतीय समाज है, जो अपन इंडियन सोसाइटी है, क्या है, अपनी जो इंडियन सोसाइटी है उसके बारे में आपको ओवरव्यू देखने को मिलता है। ट्रेडिशन बेस्ड ऑन इंडियन सोसाइटी, भारत के समाज, भारतीय समाज के हिसाब से, क्या, भारतीय समाज के हिसाब से आपके सामने कौन कौन से ट्रेडिशंस हैं, कौन कौन सी संस्कृतियां हैं वो देखने को मिलती हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में अलग अलग राज्य हो गए, अलग अलग प्रदेश हो गए, अलग अलग भौतिक जगह के हिसाब से क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी क्या देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है। और हमारे इतनी विविधता क्या होती है भाई, अलग भाषा है, अलग खान पान है, अलग पहनावा है, सब कुछ अलग देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद हम यूनाइटिंग है, एक यूनिट की तरह काम करते हैं आपके सामने, है ना, यूनिटी की तरह काम करते हैं। मतलब इसका मतलब यह कि जैसे अंगुलियां 5 है लेकिन वो एक मुट्ठी में एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, इसी तरीके से हम अलग अलग, भारत देश है वो अलग अलग भाषाओं में, समाज में, धर्म में, बोलियों में बटा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी जब भारत देश की बात आती है तो हम एक हैं। अगले वाला है इंडिया एज ए प्लुरलिस्टिक सोसाइटी, भारत एक कैसे आपके सामने एक जो पुरुषवाद समाज देखने को मिलता है उसके बारे में देखने को मिलता है। तो ये 3 आपके सामने मेन टॉपिक है इस यूनिट फर्स्ट के अंदर। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अपन देखने वाले हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें, उसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के पारंपरिक आधारों पर विस्तृत योजना कीजिए। क्या करनी है, जो हमारे समाज के जो ट्रेडिशन है, क्या है, हमारे समाज के जो पुराने जो ट्रेडिशंस है, हमारे समाज के जो पुराने जो परंपराएं चली आ रही हैं उन परंपराओं के बारे में बताना है। क्या करना आपको, जो हमारे समाज की जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उन परंपराओं के बारे में आपको बताना है, उन परंपराओं के आधार पे आपको चीजों को विस्तृत वर्णन करना है। क्या करना है, उन परंपराओं के आधार पे आपको चीजों को विस्तृत वर्णन करना है। एक्सप्लेन द ट्रेडिशंस बेस्ड ऑन द इंडियन सोसाइटी इन इंडिया, क्या करना आपको, इंडियन सोसाइटी के जो अलग अलग प्रकार के जो ट्रेडिशंस है उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने,
भारत विविधता में एकता का देश है, इस कथन का समाजशास्त्रीय विश्लेषण कीजिए। क्या करना है, भारत बहुत ज्यादा, भारत देश में क्या है, भारत जो देश है उसमें काफी विविधताएं हैं। क्या है, काफी आपके सामने विविधताएं देखने को मिलती हैं। उस विविधताओं के बावजूद हम एक हैं। क्या है, हम एक है। जिस तरीके से अंगुलियां पांच है लेकिन मुट्ठी बनने पर आपके सामने एक जगह हो जाती है, उसी तरीके से भारत जो विविधताओं में एकता वाला देश है। क्या है, भारत में अलग अलग प्रकार की विविधताएं हैं लेकिन उसके बावजूद एक देश है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एनालाइज द स्टेटमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। क्या करना है, इंडिया एक लैंड ऑफ यूनिटी है, ऑफ कोर्स डाइवर्सिटी के बावजूद। इसे आपको एनालाइज करना काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में अच्छे से आता है, प्रश्न को कर लेना। अगले वाला प्रश्न है, भारत को एक बहुलवादी समाज के रूप में देखा जाता है, प्लुरलिस्टिक सोसाइटी। चाहे वो एक बहुलवादी का अर्थ होता है, चाहे समाज के अंदर कोई एक धर्म का बोलबाला है, समझ में आ गया, कोई एक जातियों का बोलबाला है, ठीक है, कहीं पर आपके सामने आपके कोई भाषा का बोलबाला देखने को मिलता है, कहां पर पैसे का बोलबाला देखने को मिलता है, और कहां पर आपके सामने महिला पुरुष में पुरुषों का बोलबाला देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से समाज कैसा, एक प्लुरलिस्टिक, जहां पर जो लोग हैं, क्या है, जहां पर जो लोग हैं वो आपके सामने, जिनके पास बहुमत है वही लोग राज करते हैं, जिनके पास पैसा, धन दौलत, शोहरत आपके सामने होती है, वही लोग समाज के ऊपर क्या कर रहे हैं भाई, पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। उसी के बारे में आपको बताना है कि कैसे भारत एक बहुलवादी समाज के रूप में काम करता है। चलिए अगले वाले, अब यूनिट नंबर 2 की बात करें, यहाँ पर इसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे, सिलेबस के बारे में। भारतीय समाज की सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशंस, क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखने वाले हैं अपन। पहला है कास्ट एंड इट्स चेंजिंग डायमेंशन। सबसे पहले जातियों के बारे में बात करनी है भाई, कैसे आपके सामने प्राचीन समय से भारत की हिंदू सभ्यता के अंदर अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसके बाद में उनको उपजातियों में बांटा गया है ना। इसमें कुछ जातियां हैं वो समाज के उच्च कुल से आती हैं, जो सर्वोच्च कुल से बोला जाता है, जिनको कुछ समाज में निचले तबके से आती हैं, कुछ मध्यम वर्ग से आती हैं। इस तरीके से जो जातियां हैं उनका अलग अलग प्रारूप देखने को मिलता है। पहले के समय जो दलित समाज या आपके सामने जो शूद्र समाज हुआ करता था, उनको समाज में बराबरी का हिस्सा नहीं था। लेकिन जैसे ही भारत में क्या हुआ, जैसे ही भारत आपके सामने आजाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है, हमारे भारत के जो संविधान है उसके अंदर सभी को क्या मिलता है, बराबरी का, राइट टू इक्वेलिटी मिलती है। क्या मिलती है, राइट टू इक्वेलिटी, सबको बराबरी का हिस्सा मिलता है। समझ में आ गया, सभी को बराबरी का हिस्सा मिलता है, इसलिए धीरे धीरे समाज में अब जो जातियां हैं उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया। अगले वाला कॉन्सेप्ट है मैरिज, शादी। अगले वाला कॉन्सेप्ट क्या भाई, आपके सामने जो मैरिज है उसका कॉन्सेप्ट है, शादी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं कि भारत में शादियां किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से गोत्र काम करते हैं, किस तरीके से आपके सामने जातियां काम करती हैं, शादियों का क्या पैमाना होता है, कैसे देखने को मिलती है। समझ में आ गया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। हमारे समाज में फैमिली कैसे रहती है, समझ में आ गया। हमारे यहाँ पर लगभग परिवारों को जॉइंट फैमिली ज्यादा रहती है, भारत में जॉइंट फैमिली है वो आपके सामने ज्यादा देखने को मिलती है। एक परिवार जिसमें माता पिता है ना, उनके भाई बहन सभी लोग एक जगह रहते हैं, और किनशिप होता है, रिश्तेदार, नाते रिश्तेदारी हैं वो किस तरीके से काम करती है, किनशिप का क्या रोल है, किसका किनशिप का क्या रोल है, उसके बारे में भी आपको बताना। तो ये 4 टॉपिक, इनको आपको अच्छे से कर लेना। चलिए एक एक करके अब विस्तार से अगर अपन पढ़े, यूनिट नंबर 2 के जो आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है भारतीय समाज में नातेदारियों की संरचना है, उसके महत्व को विश्लेषण कीजिए। क्या करना है, हमारे समाज में जो नातेदारी हैं, जो हमारे किनशिप है, क्या है, हमारे समाज में जो नातेदारी या किनशिप है उनका स्ट्रक्चर कैसे, क्यों भारत में रिश्तेदारियों का भी बहुत महत्व है। हमारे समाज के अंदर लोग एकजुट रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहते हैं, एक दूसरे की जो रिश्तेदारी होती हैं, नातेदारी होती है, उनके अंदर चाहे शादी विवाह हो गया, चाहे सुख दुख का कोई भी कार्यक्रम होगा, सभी लोग आपके सामने काम होते हैं। कोई भी व्यक्ति के जीवन में अगर विपदा आती है तब भी हम सभी लोग एकजुट साथ होकर मिलकर उस विपदा का सामना करते हैं। तो इसी के बारे में बताना है कि नातेदारी क्या होती है, किनशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। एनालाइज द स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के अंदर जो किनशिप का जो क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए
अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने, अच्छा प्रश्न है, भारतीय परिवारों और विवाह संस्थानों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या करना है, भारत के जो परिवार हैं, जो भारतीय परिवार हैं, जो भारतीय परिवार हैं, उन भारतीय परिवारों में विवाह संस्थाएं कैसे काम करती है। कौन सी हो गई आपके सामने, जो विवाह संस्था, विवाह के आपके सामने जो संस्थाएं वो कैसे काम करती हैं, उनकी प्रमुख क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फैमिली एंड द मैरिज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। भारत के अंदर क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझ में आ गया। विवाह के आपके सामने विवाह की संस्थाएं कैसे काम करती हैं भाई, कैसे नातेदारी हो गई, रिश्तेदारी आपके सामने, कैसे गोत्र हो गया, धर्म हो गया, वो कैसे काम करता है उसके बारे में बताना है। जाति व्यवस्था और उसके बदलते स्वरूप में समाजशास्त्रीय विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम। क्या करना है आपको, जो कास्ट सिस्टम उसके बारे में बताना है, और जो कैसे समाज का जो डायमेंशन है उसका जो उसमें जो बदलाव हो रहा है उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया। तो जाति व्यवस्था और उसके बदलते स्वरूप के बारे में विस्तार से आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की बात करें, यूनिट नंबर 3 की। इसकी यूनिट नंबर 3 की, भारत के सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया, भारत में कैसे समाज में बदलाव देखने को मिल रहा है उस परंपराओं के बारे में बताना है। प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, भारत के अंदर समाज के अंदर कैसे सोशल चेंज हो रहा है, कैसे समाज में बदलाव देखने को मिल रहा है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला है संस्कृताइजेशन, है ना, वेस्टर्नाइजेशन, पार्कोलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन। तो ये समाज में कैसे हमारी संस्कृति में बदलाव आ रहा है, कैसे हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, कैसे हमारे समाज में जो सार्वभौमिकता है या आपके सामने जो बाहरी समाज है, विदेशी जो समाज होता है उनसे अपन वैश्वीकरण से समाज से हम सीख रहे हैं। तो हमारे समाज में कैसे जो परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में यूनिट नंबर 3 में पढ़ना होता है। कौन से नंबर यूनिट में, यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना होता है। चलिए एक एक प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा है भारतीय समाज में उसके प्रभावों का विवेचना कीजिए। क्या करना आपको, संस्कृतिकरण क्या होता है, एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ संस्कृताइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑफ द सोशल इंडिया सोसाइटी। संस्कृतिकरण क्या हो रहा है, समाज में जो हमारी संस्कृति है वो आपके सामने उसमें कैसे बदलाव आता जा रहा है उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, कर लेना एग्जाम के। अगले वाला प्रश्न है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया उसके भारतीय समाज और उसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है, जो पश्चिमीकरण है, वेस्टर्नाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है उसके बारे में आपको बताना है कि कैसे वेस्टर्नाइजेशन काम करता है, उसका क्या इम्पैक्ट है इंडियन सोसाइटी के ऊपर। किसके ऊपर, इंडियन सोसाइटी के ऊपर, इंडियन सोसाइटी के ऊपर आपके सामने वेस्टर्न कल्चर का, कौन से कल्चर का, वेस्टर्न कल्चर का आपके सामने क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, संकरीकरण एवं सार्वभौमिकरण की अवधारणाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या करना है, संकरीकरण क्या होता है, सार्वभौमिकरण क्या होता है और उनकी अवधारणाएं क्या होती है उसके बारे में विस्तार से बताना है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्कोलाइजेशन एंड इट्स यूनिवर्सलाइजेशन इन डिटेल। तो आपको डिस्क्राइब करना है पार्कोलाइजेशन क्या होता है और यूनिवर्सलाइजेशन क्या होता है डिटेल के अंदर। संकरीकरण क्या होता है और सार्वभौमिकरण। देखो संकरीकरण क्या होता है, हम अपनी विचारधारा के अंदर सीमित रह जाते हैं। जैसे भाई बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई मोबाइल नहीं चलना चाहिए आपकी, ये सही अच्छा नहीं है ना। वहीं सार्वभौमिकरण क्या होता है, हम विदेशी संस्कृतियों से समझ रहे हैं, चाइनीज फूड खा रहे हैं, कोरियन ड्रामा देख रहे हैं, है ना, आपके सामने इंडियन कल्चर, इंडियन जो कल्चर, वेस्टर्न कल्चर उसको आपके सामने पूरी दुनिया अपना रही है, अपने धर्म वगैरह को, अपने जो योगा वगैरह को, है ना। तो यही है, समाज में जितने भी जो पूरे देश है वो एक दूसरे के कल्चर में अब मिक्सअप होते जा रहे हैं, उसको सार्वभौमिकरण के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगले वाले प्रश्नों की बात करें, यूनिट नंबर 4 की। कौन से नंबर यूनिट की, यूनिट नंबर 4 की, सामाजिक मुद्दे एवं समस्याएं, सोशल इश्यूज। कौन सा प्रश्न होता है, सोशल इश्यूज क्या होते हैं एंड प्रॉब्लम्स। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए देखें क्या क्या चीजें इनके अंदर। सबसे पहला होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आपके सामने जो जेंडर होता है, लैंगिक जो भेदभाव देखने को मिलता है महिला और पुरुष के बीच में, उसके बारे में बताना है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। सेकुलराइजेशन एंड द रिलीजियस माइनॉरिटीज, धार्मिक आपके सामने जो सभी धर्म है उनको समानता, धर्म निरपेक्षता क्या होती है
और जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक जो वर्ग आता है, उनको बराबरी का हिस्सा मिले, उसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रॉब्लम ऑफ दलित वुमेन्स एंड ओबीसीज। भारत समाज के अंदर अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें आपके सामने हिंदू समाज के अंदर, तो जो जातियां होती है उसमें दलितों की क्या समस्याएं हैं, किनकी, दलित्स की क्या समस्या, उसके बारे में बताना है। और वुमेन्स की, महिलाओं की क्या समस्या, और ओबीसी की क्या समस्या, उसके बारे में बताना है। अफर्मेटिव एक्शंस, कैसे सरकार है इन सब समस्याओं से उबरने के लिए कैसे क्या क्या आपके सामने जो कदम उठा रही है, उन कदमों के बारे में भी आपको बताना, अफर्मेटिव एक्शंस के बारे में भी बताना है। चलिए अब इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग द इंडियन सोसाइटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ बढ़े। पहला प्रश्न है, भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव की समस्या, उसके समाधान का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है, भारत के अंदर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में बताना है, उस प्रॉब्लम के बारे में बताना है इंडियन सोसाइटी के अंदर, और सजेस्ट करना है रेमेडीज, आपको कौन कौन सी चीजें हैं जिनके माध्यम से अपन इन सब चीजों को कम कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो लैंगिक भेदभाव होता है भाई, आपके सामने जो लड़कियां होती हैं उनको आपके सामने घर में अगर लड़की लड़का है तो लड़की को पढ़ने का ज्यादा मौका मिलता है, लड़के को ज्यादा मौका मिलता है, लड़कियों को नहीं मिलता है, घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, अन्य समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। अगले वाला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता व धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याओं का विवेचना कीजिए। क्या करना है, जो धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, चाहे आप किसी भी धर्म से आते हो, सभी धर्म को, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, आपको दोनों को आपके सामने बराबरी का हिस्सा दे सरकार, और यही हमारे संविधान में भी कहा गया है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। धर्मनिरपेक्षता कैसे काम करती है और धार्मिक अल्पसंख्यकों की क्या क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में भी आपको बताना है। चलिए, एक्सप्लेन द सेकुलरिज्म एंड इट्स प्रॉब्लम इन द रिलीजियस माइनॉरिटीज। आपको सेकुलरिज्म के सिद्धांत के बारे में बताना है। इसके बारे में, सेकुलरिज्म के जो सिद्धांत होता है उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज की क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में भी देख लेना। चलिए, लास्ट नंबर प्रश्न की बात करें, दलित महिलाओं और अन्य ओबीसी वर्ग के समस्याओं का आरक्षण नीतियों का विश्लेषण कीजिए। क्या करना आपको, जो दलित होते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, आपके सामने ओबीसी के क्या समस्याएं हैं, और जो वुमेन है उनकी क्या समस्याएं होती हैं, उनके बारे में बताना है। एलिवेट द प्रॉब्लम्स ऑफ दलित वुमेन्स एंड ओबीसी अलोंग विद द अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज। तो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज के साथ आपको बताना है दलित वुमेन और ओबीसी की क्या आपके सामने प्रॉब्लम है। समझ में आ गया। तो ये था आपके सामने पूरा का पूरा पेपर। इसकी फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ और जाकर आपके सामने फ्री में पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। भाई कैसा लगा वीडियो जोर से बताना। धन्यवाद। फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना। क्या कर लेना, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना भाई, टेलीग्राम।